हाँ जी, देखिए पेपर थर्ड के अंतर्गत हम चल रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था आपका डायनेमिक्स का एसएचएम, सरल आवर्त गति जो है वो हमने आपकी स्टार्ट करी थी। सरल आवर्त गति में गति कैसे होती है, कैसे कैसे उसकी प्रकृति होती है, वो सारी चीजें हमने आपको समझाई थी। सरल आवर्त गति के अंतर्गत हमने आपको बताया था एक कण जो है, यहाँ ये बल केंद्र होता है, स्थिर बिंदु होता है ए, यहाँ पर ये बिंदु ए होता है और ये ए डैश होता है। बिंदु ए पर, कैपिटल ए पर x बराबर ए होता है, ए डैश पर x बराबर माइनस ए होता है, और कोई कण ए और ए डैश के मध्य सरल आवर्त गति करता रहता है। सरल आवर्त गति का जो समीकरण हमने बताया था, सरल आवर्त गति का समीकरण होता है d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। अगर किसी भी कण की गति का समीकरण, कोई भी कण है और उस कण की गति का जो समीकरण है, अगर वो हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाए, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स के फॉर्मेट में अगर आ जाए, तो वो समीकरण क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति का समीकरण कहलाता है। इसमें जब कण गति करता है तो उस कण का जो त्वरण है, गति का जो त्वरण है, वो हमेशा स्थिर बिंदु O से दूरी के समानुपाती होता है और स्थिर बिंदु की ओर होता है, इसलिए उससे समीकरण बनता है। इसको हल करके हमने बी में और एक्स में एक रिलेशन निकाला था, और बी में और एक्स में जो रिलेशन हमने निकाला था, बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाला था। ये हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और ये कैसे हमने डिराइव किया था ये भी हमने आपको समझाया था। फिर हमने आपको बताया था अगर कोई कण ए से ओ की तरफ आता है तो एक्स में और टी में जो रिलेशन हमने पढ़ा था, ए कॉस रूट म्यू इंटू टी, ये समीकरण हमने पढ़ा था ए से ओ की तरफ आने के लिए, इसलिए यहां पर इस तरह की तीर का प्रयोग किया जाता है। और कोई कण अगर ओ से ए की तरफ जा रहा है तो उस कण के लिए एक्स में और टी में जो रिलेशन हमने पढ़ा था, ए साइन रूट म्यू इंटू टी हमने पढ़ा था। ये हमारे पास में समय था। अब हमने इस गति की प्रकृति आपको समझाई थी, इस गति का नेचर मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि सरल आवर्त गति की प्रकृति क्या होती है, कि कोई कण जैसे ए पर गति प्रारंभ करता है तो ए पर वो विराम अवस्था में होता है, क्षणिक विराम अवस्था में होता है। त्वरण यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम होता है परिमाण में, और जैसे जैसे वो ओ की तरफ जाता है तो उसका त्वरण कम होता जाता है और उसका वेग बढ़ता जाता है। बिंदु ओ पर जाकर के उसका त्वरण 0 हो जाता है और वेग अधिकतम होता है, और वेग अधिकतम होने के कारण यहाँ पर वो विराम अवस्था में नहीं आ पाता है और यहाँ से वो ए डैश की तरफ आगे निकल जाता है। और जैसे ही वो बिंदु ओ को छोड़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर उसका त्वरण बढ़ने लगता है और वेग उसका घटने लगता है, और धीरे 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 जाकर के ए डैश पर वापस उसका वेग 0 हो जाता है और त्वरण अधिकतम हो जाता है। तो फिर वो वापस से ओ की तरफ अपनी गति प्रारंभ करता रहता है, और फिर ए डैश से ए तक गति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी ए से ए डैश तक होती है। इस प्रकार से कण ए से ए डैश और ए डैश से ए से ए डैश और ए डैश से ए के मध्य दोलन गति करता रहता है, सरल आवर्त गति करता रहता है। ये गति की प्रकृति आपको मैंने लिखने के लिए कहा था, तो आपने लिख ली होगी गति की प्रकृति। तो ये भाषा अपन को लिखनी थी, ये पूरी हिंदी उसके अंदर लिख करके हमको समझानी थी। अब अपन इसके अंदर समझते हैं आवर्तकाल। इसके आवर्तकाल को अपन समझते हैं। देखो आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी कण का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, हेडिंग डालें आप लोग आवर्तकाल, अपनी अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डालेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल की परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है, अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आप लोग आवर्तकाल। और आवर्तकाल के अंतर्गत इसमें लिखें सरल आवर्त गति के अंतर्गत, सरल आवर्त गति के अंतर्गत गतिमान किसी कण द्वारा सरल आवर्त गति के अंतर्गत गतिमान किसी कण द्वारा बिंदु कैपिटल ए से चलकर, गतिमान किसी कण द्वारा बिंदु कैपिटल ए से चलकर वापस बिंदु ए तक पहुंचने में लगे समय को, बिंदु कैपिटल ए से चलकर वापस बिंदु ए तक पहुंचने में लगे समय को
लगे समय को SHM का आवर्तकाल कहते हैं। सरल आवर्त गति को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? SHM बोला जाएगा। SHM बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। लगे समय को SHM का आवर्तकाल कहते हैं। इसे प्राय कैपिटल T से व्यक्त किया जाता है। इसे प्राय कैपिटल T से व्यक्त किया जाता है। सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल है उसे किससे व्यक्त करते हैं हम? कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। अब देखिए हम इस आवर्तकाल का मान होता क्या है, निकलता कैसे है, इस चीज को अपन देखें। ध्यान दीजिए, मान लो एक कण को कैपिटल A से कैपिटल O तक चलने में स्मॉल t समय लगता है। मान लीजिए एक कण ने A से गति प्रारंभ करी, यहां से गति प्रारंभ करी, यहां तक आया, कितना समय लगा? t समय लगा। तो O से A' तक जाने में भी कितना समय लगेगा? t समय लगेगा, क्योंकि जैसी गति यहां से यहां तक हो रही है, यहां से यहां तक वेग बढ़ रहा है, तो जितने समय में 0 से वेग यहां तक बढ़ेगा तो यहां से वेग 0 होने में भी उतना ही समय लगेगा, त्वरण उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक आने में अगर स्मॉल t समय लग रहा है तो यहां से यहां तक जाने में भी स्मॉल t समय लगेगा। वापस यहां से यहां तक आने में A' से वापस O तक जाने में कितना समय लगेगा? स्मॉल t। और O से A तक जाने में वापस कितना समय लगेगा? स्मॉल t। लगेगा नहीं लगेगा? तो मान लीजिए अगर कैपिटल A से कैपिटल O तक का समय स्मॉल t है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 4t। क्योंकि आवर्तकाल क्या है? बिंदु कैपिटल A से चलकर, बिंदु A कैपिटल A से चला और वापस बिंदु कैपिटल A तक आए तो उसमें उसका एक दोलन पूरा होता है। एक दोलन में लगे समय को क्या कहते हैं हम? आवर्तकाल कहते हैं। और एक दोलन पूरा कब होता है? जब वो बिंदु कैपिटल A से गति प्रारंभ करे, चल करके A' तक आए और वापस A तक पहुंचे। इस पूरी यात्रा में उसका एक दोलन पूरा होता है और इस एक दोलन के समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल A से O तक का जो समय है, कैपिटल A से O तक का जो समय है वो क्या है? स्मॉल t है। तो पूरा जो आवर्तकाल है, टोटल जो इसका टाइम पीरियड है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4t के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम इस स्मॉल t को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल t को निकालने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल A से हमने मान लिया कि माना कैपिटल A से कैपिटल O तक, कैपिटल A पर x बराबर कितना होता है? A से कैपिटल O पे क्या होता है? x बराबर 0 तक चलने का समय स्मॉल t है। तो अब देखो A से जब O की तरफ जा रहा है, A से O की तरफ अगर जा रहा है तो गति का समीकरण ये होता है, x में t में रिलेशन ये होता है, x बराबर a cos रूट म्यू t। होता है कि नहीं होता है? यस और नो। अब A से O तक जा रहा है तो O पर अब इसमें x का मान लगाना है। मतलब अपन को ये चाहिए कि O पर कितना समय लगा, मतलब A पर तो t बराबर 0 हो गया, जहां से वो गति प्रारंभ करता है वहां पर क्या होता है? t बराबर 0, स्मॉल t बराबर 0। तो O पर कितना t का मान है वो अपन को चाहिए। तो O पर x बराबर कितना होता है? 0। तो यहां पर x बराबर a cos रूट म्यू t से, ये सूत्र अपन काम में लेंगे क्योंकि A से O की तरफ आ रहा है। तो इसमें x का मान क्या लगाया मैंने? 0, क्योंकि बिंदु O पर x का मान 0 हो जाता है। बिंदु O पर x का मान लगा देंगे तो बिंदु O पर कितना t का मान है वो निकल करके आ जाएगा। तो x का मान 0 मैंने यहां पर लगाया, 0 बराबर a cos रूट म्यू और इनटू कितना हो गया? t हो गया। अब ये तो किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? cos रूट म्यू, t का मान किसके बराबर है? 0। अब cos का मान 0 कब होता है? cos का मान 0 होता है π/2 पर, 90 पर। इसका मतलब इसका जो एंगल है रूट म्यू t का जो मान है वो किसके बराबर है? π/2 के बराबर है। बोले तो स्मॉल t बराबर कितना आ जाएगा? π/2 रूट म्यू। स्मॉल t का मान किसके बराबर आया? π/2 रूट म्यू के बराबर आ गया, ये नीचे आ गया। हमको चाहिए आवर्तकाल कैपिटल T बराबर। तो आवर्तकाल कैपिटल T मैंने क्या बताया अभी आपको? आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 4 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। A से O तक का जो समय है, इस समय को अगर 4 से गुणा कर देंगे
तो इस पूरे आवर्तकाल का क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, पूरे दोलन का समय आ जाएगा। और इसको अगर 4 से गुणा करोगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये बराबर किसके आएगा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू के बराबर आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है एसएचएम का। ये सूत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि सरल आवर्त गति का समीकरण अगर d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स है, म्यू क्या है जो x के साथ में लिखा हुआ है, तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कितना होगा, कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू के बराबर होगा। आ गई बात समझ में? फटाफट से लिख दीजिएगा इसको जल्दी से, यहां तक की बातों को फटाफट से नोट कीजिएगा कि सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल है कैपिटल T बराबर वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई अपॉन रूट म्यू के बराबर हो गया। पूरा मान कर दिया करो इसमें है, पूरा मान रख के बता दिया करो। पूरा मान रख के तो बताया भाई, कैसे रख के बताऊं पूरा मान? टी का मान शॉर्ट करके ना आता है। कहां छोटा कर दियो, टी का मान छोटा हो? ए यार अजय भाई यार, फिर तो भाई देख बेकार है, मतलब या क्या रहोगे या टी को मान नहीं धारो यहाँ पे, गजब कर दी तैने भाई यार, फिर तो पढ़वो बेकार है तेरा मैथ। फिर काय को मैथ लेके हैरान हो रहा हो फिर तू, इतने एक भी रख के चाहिए तो। फिर बेकार है बेटा, गणित पढ़वो फिर तो अपन को। लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखें अपन, और जब समझाता रहूं ना तब साथ में साथ लिखते लिखते रहा करो। आजकल क्या है, तुम्हारी सोच केवल यही होगी बस लिखाम आ जाना चाहिए हमको, समझ में आए चाहे मत आए, है मतलब 2 गुणा 2 4 करे तो आपको भी लिख के बताओ, है ना? देखा जाए, सही है ना बात? 2 से 4 को काटो तो आपको भी लिख के बताओ, सही है ना? देख ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी पूरा आवर्तकाल है, ए से यहां तक जाने कर वापस यहां पर आने में लगा। हाँ 40 क्यों है भाई, समझाया ना भाई, यहां से यहां तक को समय स्मॉल टी है, और यहां से यहां तक पूरे आने में टी 4 बार आगो नहीं, तो 40 होगा ये पूरा समय। क्लियर? चलिएगा अब हेडिंग डालिए, अब सरल आवर्त गति का आयाम। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे अपन सरल आवर्त गति का आयाम, एम्पटीट्यूड ऑफ एसएचएम। आयाम को अंग्रेजी में बोलेंगे एम्पटीट्यूड। एक अंग्रेजी लिख दे तो परेशान हो जाए, 2 से 4 नहीं काटे तो परेशान हो जाए, मतलब आजकल की संतान ही तगली तगली होगी, है नीरज? देख तो क्या लिखे हैं अपन, सरल आवर्त गति का आयाम डाल दी हेडिंग। आयाम का मतलब, आयाम को अंग्रेजी में अगर क्या बोलेंगे अपन, एम्पटीट्यूड, एम्पटीट्यूड ऑफ एसएचएम। इसमें लिखेंगे सरल आवर्त गतिमान, सरल आवर्त गति के अंतर्गत गतिमान,
सरल आवर्त गति के अंतर्गत गतिमान किसी कण की किसी भी विराम अवस्था से किसी कण की किसी भी विराम अवस्था से केंद्र की दूरी किसी भी विराम अवस्था से केंद्र की दूरी सरल आवर्त गति का आयाम कहलाती है। किसी भी विराम अवस्था से केंद्र की दूरी सरल आवर्त गति का आयाम कहलाती है। किसी भी विराम अवस्था से केंद्र की दूरी सरल आवर्त गति का क्या कहलाती है? आयाम। अब देखो, इस पूरी सरल आवर्त गति हो रही है, इसमें विराम अवस्था कहां पर है? कण विराम अवस्था में कौन से बिंदुओं पर आता है? लवकुश भाई पढ़ते हैं ना, घर जाके दोबारा देखते हैं ना। अब बंद करते ही घर जाकर दोबारा देख, वो लिख लियो तो अब ऐसे भूल जाएंगे अपन। बता कहां पर आती है विराम अवस्था? पूरी यात्रा में कण विराम अवस्था में कहां पर होता है? घर जाके नहीं पढ़ोगे ना, दोबारा नहीं देखोगे तो ऐसे सुपड़ा साफ हो जाएगा कतई। अपन सोचे कि यहां पर लिख लियो, अब घर जाकर दोबारा वीडियो देखो से कोई मतलब नहीं है तो काम चलेगा। घर जाकर दोबारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें पूरा अपन ने अभी आज ही मैंने 3 बार समझाया कि बिंदु ए पर वो क्या होता है? क्षणिक विराम अवस्था में होता है। बिंदु कैपिटल ए पर विराम अवस्था में होता है। और कहां पर विराम अवस्था में होता है? ए डैश पर विराम अवस्था में होता है। और केंद्र कहां पर होता है इसका? केंद्र होता है इसका ओ बिंदु पर। केंद्र कहां पर होता है? ओ बिंदु पर। तो विराम अवस्था वाले बिंदु से केंद्र की जो दूरी है, ए से ओ की दूरी निकाल दो, चाहे ए डैश से ओ की दूरी निकाल दो। तो ए की ओ से दूरी कितनी होती है? ये ए, तभी तो अपन स्मॉल ए, तभी तो कैपिटल ए पर हम एक्स बराबर ए बोलते हैं। और ए डैश की भी ओ से दूरी कितनी है? ए। तो इस सरल आवर्त गति का जो आयाम है वो किसके बराबर होगा बेटा? स्मॉल ए के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? विराम अवस्था वाले बिंदु से, विराम अवस्था से केंद्र की दूरी, विराम अवस्था कहां पर है? ए पर या ए डैश पर। तो ए डैश से ओ की दूरी लिख दो, चाहे ए से ओ की दूरी लिख दो। इस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, ठीक है ना। तो यहां पर इस वाले चित्र के अंदर अगर हम आयाम की बात करें तो इस वाले चित्र में आयाम कितना है इसका? स्मॉल ए, ठीक है ना। इस वाले अलग अलग चित्र में ये डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो अपन को ये समझना है कि आयाम कौन सी डिस्टेंस को बोल रहे हैं। तो बात समझ में आई? आयाम किसको कह रहे हैं अपन? आयाम का मतलब सबको समझ में आया भाई? आयाम क्या है? आयाम का मतलब समझ में आया सभी को भाई? ठीक है। तो आयाम अपना हो गया विराम अवस्था वाले बिंदु से केंद्र की दूरी, इसको कहते हैं आयाम। इस चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझो। अगर इसके पैरामीटर्स अच्छे से क्लियर नहीं हुए, आगे के सारे चैप्टर गायब हैं। फिर तीसरा चैप्टर भी बिल्कुल एक ही यही है, चौथा चैप्टर भी बिल्कुल एक ही यही है, पांचवा चैप्टर भी बिल्कुल एक ही यही है। एक और पूरा पैटर्न एक है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो सारे सवाल फ्री हो, कहेंगे साहब या मैं टी को मान दर बताओ, या मैं हिंदी लिखकर बताओ, या कि अंग्रेजी लिखकर बताओ, तुम्हारा यही चलता रहेगा बस। क्योंकि जो मुद्दे की चीज है कि समझना क्या है, उस चीज पे अपन को ध्यान देना है। जब समझ में चीज आएगी तो लिख तो अपने आप सकते हैं, और समझी हुई चीज को अगर अपन लिख नहीं पा रहे ना तो फिर अपना बीएससी में मैथ्स पढ़ना बिल्कुल बेकार है, फिर बोझ है आपके लिए, ये कोई काम की नहीं है फिर आपके लिए। ये सत्य बात मान लो। आप अपने जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकते अगर आप थोड़ी बहुत हिंदी नहीं लिख सकते, हिंदी की अंग्रेजी नहीं लिख सको, अंग्रेजी की हिंदी नहीं लिख सको, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप सोचो कि केवल यहां पर लिखा हुआ मिल जाए और बाकी भाई हम लिख दें, थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी अगर अपने अंदर से आप नहीं ला पाते हैं ना तो आपका बेकार है फिर। और ये चैप्टर पूरा बेस है, यहां से अपन को हर चीज बनाना सीखनी है। एक मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि अपन सवाल नंबर 1 भी कर लिया, सवाल नंबर 2 भी कर लिया, सवाल नंबर 3 भी कर लिया। मैथ्स को सीखने का मतलब है कि एक सवाल कर लिया, एक सवाल आपको समझा दिया, उससे कितने नए सवालों को आप बना पाते हैं, कितने नए सवालों में उस कंसेप्ट को आप लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो उसको सीखना कहते हैं। नहीं तो उसको क्या कहते हैं? रटना। और मैथ्स को अगर सामान्य ज्ञान बनाओगे, रटोगे, तो बिल्कुल काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको हर चीज समझाने पर जोर दे रहा हूं, तो उस चीज को समझने का प्रयास करें और वही आपके हित में है, ठीक है ना।
वैसे आप कहेंगे जो सब कुछ लिख देंगे, सब कुछ समझा देंगे आपको, लेकिन बातों को समझे भी। तो आवर्त आयाम का मतलब समझ में आया सभी को? आयाम क्या है? हाँ जी, आयाम क्लियर हो गया। आयाम के बाद में हेडिंग डालें अब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, आवृत्ति किसको बोलेंगे, वो देखिएगा। हेडिंग डालें अपन आवृत्ति। सरल आवर्त काल के अंतर्गत आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो लिखो सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में इकाई समय, सरल आवर्त गति में इकाई समय सरल आवर्त गति में इकाई समय, इकाई समय के ब्रैकेट में लिख दो 1 सेकंड। इकाई समय कुछ भी हो सकता है, अगर आप स्टैंडर्ड सेकंड का लेकर चल रहे हो तो 1 सेकंड, स्टैंडर्ड 1 मिनट का लेकर के चल रहे हो तो 1 मिनट, स्टैंडर्ड अगर आप घंटे का लेकर के चल रहे हो तो 1 घंटे, एक होना चाहिए जो भी आप लें। तो इकाई समय यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, में दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। दोलनों को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑसिलेशन। इकाई समय में दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। इकाई समय में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखें, यदि आवृत्ति स्मॉल एन, यदि आवृत्ति स्मॉल एन तथा आवर्तकाल कैपिटल टी है तो, यदि आवृत्ति स्मॉल एन तथा आवर्तकाल कैपिटल टी है तो, यदि मान लीजिए आवृत्ति कितनी है, स्मॉल एन है, और आवर्तकाल कितना है, कैपिटल टी है। यदि आवृत्ति स्मॉल एन तथा आवर्तकाल कितना है, कैपिटल टी है, तो क्या होगा। 1 मिनट अपन एक बात को समझें। आवर्तकाल कैपिटल टी होता है, तो आवर्तकाल कैपिटल टी में दोलनों की संख्या कितनी होती है, कैपिटल टी में दोलनों की संख्या कितनी होगी बताओ। आवर्तकाल कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी समय में कितने दोलन पूरे होते हैं, 1 दोलन पूरा होता है। 1 दोलन के समय को ही तो हम आवर्तकाल कहते हैं, है कि नहीं। तो कैपिटल टी समय में दोलनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो एक समय में कितने दोलन होंगे, एक यूनिट समय में, 1 सेकंड में दोलनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1/t होगी। और एक इकाई समय में दोलनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एन बराबर जो है वो कितना है, 1/T। ये फ्रीक्वेंसी निकालने का सूत्र हो गया। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल, आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल को उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दोगे तो आवर्तकाल आ जाएगा। अब यह मत कीजिए साहब ये फ्रीक्वेंसी को भी उल्टा कर बताओ, तुम लिखकर बताओ साहब, कैपिटल टी बराबर 1/n। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए अपन को। n बराबर 1/कैपिटल टी है, तो t और n एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। आ गई बात समझ में, लिख दो फटाफट से इसको, क्योंकि तुम्हारी क्या नई नई डिमांड आ जाए बीच बीच में। आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 1/n लिख दो, या आवृत्ति स्मॉल n बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 1/कैपिटल टी। ये हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालें आप, सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण।
क्या हेडिंग डालें अपन? सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। क्या हेडिंग डालनी है अपन को? सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, एसएचएम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो अपने को देखना है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है वो देखिएगा आप। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, मान लीजिए एक कण है। देखो एक चीज आपको बताऊं मैं, ये आपके पास में एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त। ये हमारे पास में हमको दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, और इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु है O, और ये केंद्र से होकर के जाने वाला क्या है? व्यास। ये केंद्र से होकर के जाने वाला कोई व्यास है। इस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं, इस बिंदु को A नाम दे देते हैं, और इस बिंदु को B नाम दे देते हैं। व्यास को नाम दे दिया हमने कैपिटल A, कैपिटल B, और ये हमारे पास बीच में बिंदु हो गया कौन सा? O। बात समझ में आई सभी को? अब इसमें क्या हुआ, एक बिंदु P है, ये बिंदु P बिंदु P जो यहां पर गति कर रहा है, बिंदु P इस वृत्त पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। बिंदु P का मूवमेंट हो रहा है कहां पर? इस सर्किल के ऊपर। और बिंदु P से एक लंब डाल दिया जाए, कैपिटल M। बिंदु P से कैपिटल M क्या डाला जाए? लंब। अब आप है ना एक चीज पर ध्यान देना है, इस M की गति पर ध्यान देना है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट M, ये पॉइंट M कैसे कैसे गति करेगा, इसकी गति को आप प्रैक्टिकली सोचें आप। जब पॉइंट P इस सर्किल पर मूव करे, पॉइंट P तो कहां पर मूव करे? इस सर्किल पर मूव करे। पॉइंट P सर्किल पर मूव करे तो ये पॉइंट M कैसे कैसे मूव करेगा? जैसे मान लो ये पॉइंट यहां पर आया, P अगर यहां पर है तो M यहां पर होगा, लंब डालेंगे तो। P यहां पर हुआ तो M यहां होगा। P अगर यहां आया तो M यहां आ जाएगा। P यहां आया तो M यहां आ जाएगा। P अगर यहां आया तो M यहां आ जाएगा। P अगर यहां आया तो M यहां आएगा। P अगर यहां पर हुआ तो M यहां आएगा। P अगर यहां हुआ तो M फिर यहां हो जाएगा। P अगर यहां पर आएगा तो फिर M यहां आ जाएगा। P यहां पर हुआ तो M यहां आ जाएगा। P यहां पर आया तो M यहां आ जाएगा। P यहां पर आया तो M यहां आ जाएगा। P यहां पर आया तो M यहां आ जाएगा। P यहां पर आया तो M यहां आ जाएगा। फिर P यहां आया तो यहां आ जाएगा। फिर वापस इधर आया तो ऐसे आ जाएगा। तो कैसे M की गति कैसे हो रही है? बिंदु P तो इस वृत्त पर यूं चल रहा है, M कैसे गति कर रहा है? M ऐसे ऐसे गति कर रहा है। जैसे बिंदु A से बिंदु B तक आया P वृत्त पर बिंदु A से बिंदु B तक आया तो M A से B तक आया इस रेखा पर यूं, और जैसे इधर से इधर गया तो फिर वापस M इधर पहुंच गया। ठीक है ना? फिर ऊपर गया तो बिंदु P वृत्त पर गति कर रहा है तो M ऐसे ऐसे AB पर गति कर रहा है। तो M की जो गति है वो उसके व्यास पर क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है। M की गति व्यास पर क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है। अब इस चीज को अपन कैसे इस चीज को लिखें? मान लीजिए यहां पर अपन चित्र बनाए फटाफट से, ये तुम सब चीज लिखवानी पड़ेगी, फिर परेशान होंगे तुम। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि सेकेंड ईयर के बच्चों को चित्र का वर्णन भी करवाना पड़ता है। कितनी एक बेकार आदत हो रही है अपन की। इसीलिए अपना इनोवेशन नहीं आ पाते, नई सोच नए सवाल क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि अपन कभी दिमाग को उस लायक बनाते ही नहीं है। हो गया भाई? बना दिया। देखो चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण कैपिटल P चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण कैपिटल P
चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण P वृत्त पर गति कर रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण बिंदु एक कण P वृत्त पर अचर कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक बिंदु P जो है एक कण P वृत्त पर अचर कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। अचर कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है, यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है तो बिंदु P से वृत्त के व्यास BOA पर, तो बिंदु P से वृत्त के व्यास BOA पर, वृत्त के व्यास BOA पर लंब PM खींचा। लंब क्या डाला हमने? PM। लंब PM खींचा। बिंदु P से वृत्त के व्यास BOA पर लंब क्या खींचा? PM खींचा। अब देखिए एक बात अपन ध्यान दें, यहां से अपन ने बिंदु P से लंब क्या खींच दिया? PM खींच दिया। अब बिंदु P पर जो त्वरण है, ये जो त्वरण होता है O की तरफ जो त्वरण होता है, ये त्वरण होता है अभिलंबिक त्वरण। क्या होता है? अभिलंबिक त्वरण। और अभिलंबिक त्वरण का सूत्र हमने पढ़ा है। अभिलंबिक त्वरण का सूत्र क्या होता है? अभिलंबिक त्वरण का सूत्र मैंने आपको वृत्त के अंतर्गत डिराइव भी करवाया था पहले चैप्टर में। ये त्वरण निकल करके आता है a ओमेगा स्क्वायर, a थीटा डॉट का स्क्वायर। मैंने आपको एक स्पेशल केस पढ़ाया था, अभिलंबिक त्वरण, नॉर्मल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के अंतर्गत। वहां पर वृत्त के अंतर्गत स्पेशल केस मैंने आपको लिखवाए थे। देखना उस चीजों को कि जब अचर वेग से गति कर रहा है, अचर कोणीय वेग से वो गति कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर बिंदु P पर जो उसका अभिलंबिक त्वरण है, बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण, बिंदु P पर O की तरफ जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा? a ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो चित्र में a ओमेगा स्क्वायर लिख दो, लाइन चेंज करके लिखें। बिंदु P पर बिंदु O की ओर त्वरण, बिंदु P पर O की ओर त्वरण बिंदु P पर O की ओर त्वरण कितना है? a ओमेगा स्क्वायर है। बिंदु P पर A की ओर त्वरण a ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। अब अपन ने इस कोण को मान लेते हैं थीटा, कि माना ये कोण किसके बराबर है? थीटा के। तो नीचे लिख दो, माना कोण P, ये कौन सा कोण है? POA। माना कोण POA बराबर थीटा, कि ये कोण किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। POA जो कोण है इसको हमने किसके बराबर मान लिया? थीटा के बराबर। माना कोण POA जो है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो कण के त्वरण का OA की दिशा में घटक, कण के त्वरण का OA की दिशा में घटक कितना होगा बताओ? कण का त्वरण इधर a ओमेगा स्क्वायर जा रहा है, ये a ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका घटक इधर निकालेंगे, कितना आएगा? a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। कण के त्वरण का OA की दिशा में जो घटक है वो कितना लिख देंगे? a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और ये त्रिज्या a है, तो ये जो a कॉस थीटा है वो किसका मान होगा? OM का मान। OP की लंबाई कितनी है? a, त्रिज्या है ये। तो OM का मान कितना होगा? आधार बराबर क्या होता है? कर्ण इंटू कॉस।
तो a cos थीटा जो है, a cos थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, OM के बराबर। तो इसको बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर OM, और OM को अगर x नाम दे दें तो ये ओमेगा स्क्वायर x बोल सकते हैं। OM बराबर अगर क्या लें अपन, x लें, तो ये बराबर किसके आ गया, ओमेगा स्क्वायर x के बराबर आ गया। आया कि नहीं? तो इधर जो घटक है इसका, OA की दिशा में जो घटक है वो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर x। अब घटक इसका इधर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर x, तो कण की गति का, m की गति का समीकरण क्या हो जाएगा, m की गति का समीकरण, ये m की दूरी है O से, तो m की गति का समीकरण हम लिख सकते हैं, इसका त्वरण ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो m की गति के समीकरण को हम लिखेंगे d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। m की गति के समीकरण को क्या लिखेंगे, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। लिखिए फटाफट यहां तक। तो कण की गति का समीकरण हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, कण की गति का समीकरण हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। आ गई बात समझ में? जो कि SHM का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, SHM का। लिख दो, जो कि SHM का समीकरण है, जो कि SHM का समीकरण है। नीचे लिख दो, अतः यदि कोई कण, अतः यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से, अतः यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे, अतः यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे, अतः यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे, तो उससे किसी व्यास पर डाले गए लंब का पाद, तो उससे किसी व्यास पर डाले गए लंब का पाद एक SHM का अनुसरण करता है। तो उससे किसी व्यास पर डाले गए लंब का पाद एक SHM का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है, एक SHM का अनुसरण करता है। ठीक है, ये जो चीज थी ये है सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो उसको बता देंगे।